क्राइम मिस्ट्री सॉल्व करते थे, जैसे आईजी रहे हैं, सीआईडी में रहे हैं, एकदम से एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट कैसे आया? एस्ट्रोलॉजी अपने से कोई नहीं सीखता, एस्ट्रोलॉजी खुद अपनी तरफ लोगों को खींचती है सिखाने के लिए। वराह मिहिर ने 5th सेंचुरी एडी में बिना किसी टेलीस्कोप के 5वीं शताब्दी में बता दिया कि 18 साल 10 दिन 8 घंटे में 71 ग्रहण पड़ेंगे, 42 सूर्य ग्रहण होंगे और 29 चंद्र ग्रहण होंगे। आज भी उसी डेट में, उसी समय, उसी स्थान पे वो ग्रहण पड़ रहे हैं। ये ज्योतिष की ताकत। क्या ये ज्योतिष वो क्या प्रारब्ध को बदल सकती है? आदमी जो लेके आता है वो अपने प्रारब्ध लेके आता है। कई ऐसी घटनाएं हुई जिन्हें टाला जा सकता था, तो क्या उस समय ज्योतिष शास्त्र इतना कमजोर था? रामचरितमानस में लिखा ना, ईश्वर को जिसको कष्ट देना होता है उसकी बुद्धि पहले हर लेते। इतने पाप करने के बावजूद भी शकुनी को स्वर्ग क्यों प्राप्त हुआ? पिता के वचनों का पालन करने के लिए उसने पूरी लाइफ सेक्रीफाइस की। आज का युवा ज्योतिष से ज्यादा विज्ञान पर भरोसा करता है। ऐसे में सच क्या है? आप गलत हो। ज्योतिष विज्ञान है। विज्ञान की उत्पत्ति ही ज्योतिष से हुई। आप कहीं ऐसे फंसे हो कि आपने कहीं चार्ट देखने की जरूरत पड़ी? गौशाला ही उदाहरण है। आप सब कैमरा लेके खड़े हुए थे। अगर उस दिन 13 लोग को नमाज नहीं पढ़ाता, बाबरी मस्जिद से बड़ा विध्वंस होता। सारा चक्कर ग्रहों का है, तो ये ग्रह आसानी से मान जाते हैं, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। हर ग्रह आपको कुछ देने आता है। आप उन ग्रहों की रिश्तेदारियों को सुधारिए। रिलेशनशिप, लव, क्या टिप्स देंगे आप? और एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से भी क्या टिप्स रहेंगे? शिव और विष्णु की जो कृपा है उसके सामने कुछ नहीं चलता। एस्ट्रोलॉजी का मध्य प्रदेश से कनेक्शन क्या है? आखिर एस्ट्रोलॉजी क्या है जिस पर सभी लोग इतना बिलीव करते हैं? सभी लोग जानना चाहते हैं कि फ्यूचर में उनके साथ में क्या होने वाला है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो एस्ट्रोलॉजी को फेक बोलते हैं। लेकिन वाकई में एस्ट्रोलॉजी का अर्थ क्या है, एस्ट्रोलॉजी क्या है, और लोग इतना एक्साइटेड एस्ट्रोलॉजी को लेकर के रहते हैं, तो आज इसी पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, दिशा भक्ति देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ में वैष्णवी, और हमारे साथ में आज दिशा भक्ति के ऑफिस में मौजूद है डॉक्टर शैलेंद्र श्रीवास्तव जी। शैलेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका दिशा भक्ति में। और शैलेंद्र जी, जैसा कि एस्ट्रोलॉजी पर बात करने वाले हैं, आपने एस्ट्रोलॉजी की डिग्री ली है, लेकिन सबसे पहले एक पर्सनल क्वेश्चन हो जाए, अगर आपकी इजाजत हो तो। तो मैं सबसे पहले यही जानना चाहती हूँ कि आप क्राइम मिस्ट्री सॉल्व करते थे, जैसे आईजी रहे हैं, सीआईडी में रहे हैं, एकदम से एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट कैसे आया? लोगों की मिस्ट्री कैसे सॉल्व करने लग गए आप? सॉल्व नहीं करता, पढ़ने की कोशिश करता हूँ। एस्ट्रोलॉजी के लिए 8th हाउस बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। डीप साइंस है। कोई भी रिसर्च आप देखिए, मैंने पीएचडी की फॉरेस्ट में, अंडरग्राउंड सिस्टम पे की, जो पाताल का है उस पर रिसर्च की। मतलब मेरी प्लेनेटरी पोजीशंस हमेशा, एक तो छोटे छोटे काम करने की, दूसरा ज़मीन के अंदर के काम की, पाताल की करने की, मतलब जो कोई चीज़ खोज करने की, ये मेरा प्लेनेटरी प्रॉमिस है। मेरा 12th हाउस में केतु है। मैं मेष लग्न वाला हूँ, तो 8th हाउस मंगल का हुआ। जब मेरे 9th हाउस के लॉर्ड की महादशा में 8th हाउस की अंतरदशा हुई, तो मैं अपने आप एस्ट्रोलॉजी की तरफ खिसक गया। ये प्लेनेटरी पोजीशन है। एस्ट्रोलॉजी अपने से कोई नहीं सीखता, एस्ट्रोलॉजी खुद अपनी तरफ लोगों को खींचती है सिखाने के लिए। सर, आप मैथ्स के स्टूडेंट रहे, साइंस का बैकग्राउंड रहा, उसके बाद फिर रियल लाइफ एक्सपीरियंस क्या, ऐसा क्या हो गया कि आप एस्ट्रोलॉजी में आ गए? ये जो हम लोग इसको आमतौर पे मानते हैं, ये बाबाओं का गणित होता है। देखिए, मैं बॉटनी जियोलॉजी का था। एमएससी बॉटनी में किया, फिर पीएचडी किया फॉरेस्ट इकोलॉजी में। उसके बाद जब आईटी एक्ट आया, मैं कोई भी चीज़ ABCD से ही सीखता हूँ। मैं इतना इंटेलिजेंट नहीं हूँ, जेनजी नहीं हूँ कि XYZ सीख लिया और सब कुछ आ गया। मैं नहीं हूँ। मैं जो 90 से 2010 वाले जेनजी हैं, मैं तो 1960 का हूँ। तो मेरे को तो बेसिक्स ही समझ में आती है। जब आईटी एक्ट आया तो मैंने MCA किया। MCA करने गया तो मालूम पड़ा कि वो हम तो एडमिशन ही नहीं ले सकते, हम बायो के हैं, तो मुझे मैथमेटिक्स में डिप्लोमा करना पड़ा। फिर उसके बाद LLB कर लिया। तो जब ज्योतिष की बात हुई, लोग बात करते, सोचा ये भी एक विद्या है, सीखना चाहिए, जानना चाहिए। कोविड का समय था, कोई काम था नहीं, ऑफिस जाना, बड़ा हाउसिंग कॉरपोरेशन में DG था, कभी कभार ऑफिस जाना होता था, नहीं तो ऑफिस जाना ज़रूरी नहीं। तो और एक दो अच्छे दोस्त मिल गए। एक सोमदेव शर्मा जी हैं, इंजीनियर साहब हैं एनर्जी डिपार्टमेंट में। उन्होंने मेरे को बताना शुरू किया, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता था। फिर मैं सोचा सीखेंगे। बहुत कोशिश की, कई लोग आए। फिर एक डॉक्टर गणेश त्रिपाठी हैं, महर्षि पढ़नी के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, यहाँ पे संस्कृत महाविद्यालय में टीचर हैं। उनको मिला तो उनसे सीखने ही। फिर उन्होंने कहा, सर आप पढ़ने लिखने वाले हो,
आप तो कोर्स ही कर लो पूरा। तो फिर मैं 8-10 सेमेस्टर और इतने पेपर और सब पूरा करके फिर किताबों के बीच में चला गया। फिर धीरे धीरे सीखा तो समझ के सब आने लगा। उसके पहले किसी एक मित्र ने मुझे, राहुल के मित्र ने मुझे एक बार एक लाल किताब भेंट की थी। तो जिज्ञासा हमेशा से थी, कुछ सीखना है, करना है, ज्योतिष भी जानना है। लेकिन वो मुझे लाल किताब लगेगी तो टोना टोटका है, मेरे बस का नहीं है, कद्दू काट दो, ये कर दो, जबकि वो पवित्र साइंस से बिगाड़ी गई है। लाल किताब डिवाइन ब्लेसिंग से पंडित रूपचंद जोशी जी ने लिखी है, फगवाड़ा के पास के थे। 5 किताबें लिखी उन्होंने, बहुत सारे सही उपाय भी हैं, सही प्रिडिक्शंस हैं। लेकिन प्रेजेंटेशन, क्योंकि एक 20 रुपये की किताब मिलती है लाल किताब के उपाय, आप गए, उन्होंने फटाफट देखा प्लेनेट को, ये बता दिया, नुकसान हो फ़ायदा उनसे क्या लेना देना। जैसे नीम हकीम का इलाज नहीं लगता, वैसे ही ये जो गुटखा देख के बता दिए तो एक एक प्लेनेट का लिखा हुआ है। तो कई लोग बताते थे। एक दिन एक पंडित जी आए और वो बताया, कोई बताया काल सर्प दोष, कोई कुछ बताया, किसी को सब कुछ ऐसे बताते रहते हैं लोग। तो मैंने इन लोग से पूछा तो ये लोग बोले सीखो। जब सीखना शुरू किया तो फिर उसमें डूब गया। मेरा चंद्रमा पूर्वाषाढ़ नक्षत्र में है। आप पूर्वाषाढ़ नक्षत्र के गुण देख लीजिए। ऐसा व्यक्ति, मैंने कभी नहीं सोचा था मैं कोई किताब लिखूंगा। मैं ऐसी नेक्स्टलाइट वेबसाइट पे कुछ मैंने अपनी प्रोफेशनल किताबें लिखी थी, ये नहीं मालूम था लिखूंगा। दूसरी चीज़, मेरा बुध के बाद केतु है। केतु काटता है, विद्या को काटता है। लेकिन केतु छोटा छोटा भी है, केतु हॉस्टल भी है। अगर मैं बुंदेलखंड से हॉस्टल नहीं गया होता तो मेरी पढ़ाई वढ़ाई नहीं होती, उसने तो काट दिया था। लेकिन केतु का यूटिलाइजेशन हुआ। हॉस्टल के छोटे छोटे कमरे होते हैं, 2-3 लोग रहते हैं एक एक रूम में। केतु का यूटिलाइजेशन हुआ, प्लैनेट्स का यूज़ कैसे होता है वो। लेकिन वो आपकी पत्री बता रही, क्योंकि गुरु का प्लेसमेंट अच्छा है, शनि के साथ में है गुरु का प्लेसमेंट, तो उस वजह से आपको एक हमेशा सही डायरेक्शन मिलता गया। इस वजह से ऐसे ज्योतिष में आ गए। 9th लॉर्ड में 8th लॉर्ड की अंतर्दशा हुई और ज्योतिष की तरफ उसने खींच लिया। सर, क्या चेंजेज आए आपकी लाइफ में एस्ट्रोलॉजी सीखने के बाद? मन को बड़ा सुकून मिलता है। स्पिरिचुअलिटी गिव्स यू लॉट ऑफ मेंटल पीस और नॉलेज लगता है, देखता हूँ, समझ में आता है, अच्छा ये ऐसा है। जैसे अभी बच्चे लोग पूछ रहे थे, मैंने किसी को बताया, बोलते हैं सही है। क्राइम डिटेक्शन भी तो यही होता है। दिन रात परेशान रहते हैं, राहुल हेडलाइन छाप रहा, पुलिस नाकाम, 10 दिन नाकाम, 11वें दिन मिल गया तो वही कहेगा बहुत अच्छा हुआ, मिल गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो ये है जब अच्छा लगता है। बाकी हाँ, बेवकूफ़ नहीं बनाना चाहिए लोगों को। और ये इतनी कठिन विद्या है जो ऋषि मुनि 500-700 साल में सीखे हैं। कोई आदमी एक्सपर्ट कैसे हो सकता है? लोग सब अपने को आचार्य कहते हैं। शास्त्रों में आचार्य कौन है? चाणक्य आचार्य थे, विश्वामित्र आचार्य थे, वशिष्ठ आचार्य थे, भृगु आचार्य थे, कृपाचार्य आचार्य थे, द्रोणाचार्य आचार्य थे। आचार्य होता कौन है? आचार्य वो होता है जिसे किसी विद्या का संपूर्ण ज्ञान हो और वो एज इट इज़ अपने शिष्यों को बांटता हो। हम तो आजकल छुपाने का ज़माना है ना, इन्वेस्टिगेशन करेंगे, आधी चीज़ें बताएंगे, आधी नहीं बताएंगे लोगों को। हम जानते हैं ये सब है, अगर मैं आपको बता दूंगी मैंने क्यों देखा तो आप भी एक्सपर्ट बन जाओगे, इसलिए हम नहीं बताएंगे। तो आचार्य का दूसरा गुण हम में नहीं है। पहली चीज़ संपूर्ण ज्ञान नहीं है, दूसरा एज इट इज़ सबसे शेयर नहीं कर रहे। तीसरा चीज़ नियमित रूप से अभ्यास करना। अगर नियमित रूप से ज्योतिष का अभ्यास करेंगे तो बाकी काम कहाँ से करेंगे, रोजी रोटी कहाँ चलेगी, खेलेंगे कब? तो आचार्य होना बहुत कठिन काम है, लाइफ टाइम स्टूडेंट है। और जो चीज़ हमारे ऋषि मुनि 500 साल में, 700 साल में सीखे, अब बराह मिहिर ने 5th सेंचुरी AD में बता दिया, 5वीं शताब्दी में, जब कोई इक्विपमेंट नहीं था, तब उन्होंने बता दिया कि 18 साल 10 दिन 8 घंटे का एक सोरोस चक्र। सोरोस तो बाद में 1950 से 1970 के बीच में उन लोगों ने डिटेक्ट किया, जॉर्ज सोरोस ने, कि एक चक्र होता है जिसमें उन्होंने 70 ग्रहण बताए 18 साल 11 दिन में। बराह मिहिर ने 5th सेंचुरी AD में बिना किसी टेलीस्कोप के, उज्जैन के ही थे अपने, विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से एक थे आचार्य मिहिर, बराह मिहिर उन्होंने संज्ञा मिली थी उनको। उन्होंने 5वीं शताब्दी में बता दिया कि 18 साल 10 दिन 8 घंटे में 71 ग्रहण पड़ेंगे। उनमें 42 सूर्य ग्रहण होंगे और 29 चंद्र ग्रहण होंगे। आज भी उसी डेट में, उसी समय, उसी स्थान पे वो ग्रहण पड़ रहे हैं। ये ज्योतिष की ताकत है, ये प्रिडिक्शंस है। और ये हम नहीं कहते हैं,
एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका देख लो, जितने चाइनीज़ ट्रैवलर्स हिंदुस्तान आए सब आके बोल के गए। अल्बिरोनी, मैक्स मुलर, दीबर, जितने आए सब ने आके बोला कि हिंदुस्तान की गणित का, अंक गणित के तो हम वैसे भी ओरिजिन ही हमारे द्वारा एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका बोलती है। हम इंडियंस का आप छोड़ दो कि हम तो अपनी तारीफ़ करें, लेकिन बाहर वाले तारीफ़ करके बता रहे हैं। अल्बिरोनी कहते हैं, मैक्स मुलर कहते हैं कि ग्रहों के डायमेंशंस के बारे में हिंदुस्तान से अच्छा कोई नहीं। कब कहते हैं? इतने साल पहले, जब 5th सेंचुरी AD में हमने ये सब कैलकुलेशंस किए थे। हमने ऑब्जर्वेटरीज बनाई थी, ग्रहों के अध्ययन किए थे, उनके डायमेंशंस, उनकी परिधि, उनकी दूरियां हमने निकाल ली थी। हनुमान चालीसा में एक लाइन है, तुलसीदास जी ने लिखी है, जुग सहस्त्र योजन पर भानु, भानु माने सूर्य, पृथ्वी से हनुमान जी उसकी दूरी बता रहे हैं, मतलब तुलसीदास जी बता रहे हैं हनुमान चालीसा में। जुग, एक युग होता है 12,000 वर्ष का, सहस्त्र माने 1,000 और योजन माने 8 माइल्स, 8 माइल्स। आप तीनों को मल्टीप्लाई करो, 96 मिलियन माइल्स आता है। तुलसीदास जी कह रहे हैं, जब कहते हैं कि अकबर की जेल में उन्होंने हनुमान चालीसा लिखा था, उसके पहले तक ये मान्यता थी कि पृथ्वी से सूर्य की दूरी केवल 20 मिलियन माइल्स है। बाद में 50 मिलियन माइल्स और 80 मिलियन माइल्स पे नोबेल प्राइज़ मिली फादर एंड सन को, कि 80 मिलियन माइल्स बताया उन्होंने 17वीं 18वीं शताब्दी में। हमारे ग्रंथों का इतना ज़्यादा प्रचार प्रसार नहीं हुआ, नहीं, तुलसीदास जी ने 96 मिलियन माइल्स। और अब 20th सेंचुरी में, 21st सेंचुरी जब रेडियो टेक्नोलॉजी आ गई तो 93 मिलियन माइल्स सूर्य से, पृथ्वी से सूर्य की दूरी है। सर, एक बार बार कहा जाता है कि सब कुछ भाग्य है। क्या ये ज्योतिष जो भी है, ये जो नजूमियत है, वो क्या प्रारब्ध को बदल सकती है? बहुत अच्छा प्रश्न है। गुरु लक है हमारा। जैसे हमारे बैंक में पैसा है, आपके पास ATM कार्ड है, आपने ATM डाला, पैसा निकालते गए, ठीक है। तो आदमी जो लेके आता है वो अपने प्रारब्ध लेके आता है। और प्रारब्ध क्या कहें, पूर्व पुण्य कर्म कहें, जो 3 तरीके के होते हैं। पहला होता है संचित, सैकड़ों साल से चले आ रहे हैं। फिर प्रारब्ध पिछले जन्म के, और सतत जो अभी कर रहे हैं हम। तो 3 तरह के कर्म आपके हुए, ये तीनों मिला के आपका लक बनाते हैं। उसके बाद आता है सैटर्न, शनि। शनि रिफ्लेक्टेड लक है। रिफ्लेक्टेड लक क्या होता है? एक तो लक हो गया कि आपका फिक्स है, आपको मिलना ही मिलना है पुराने कर्मों से, इस रिफ्लेक्टेड लक होता है भैया जो करोगे वो पाओगे आप शनि कहता है अच्छा करो अच्छा पाओ, खराब करो खराब पाओ। तो रिफ्लेक्टेड लक सैटर्न और एक्चुअल लक डिवाइन ग्रेस गुरु, इससे हम करते हैं। महाभारत में युद्ध हुआ, कई ऐसी घटनाएं हुई जिन्हें टाला जा सकता था, महाभारत होती ना, तो क्या उस समय ज्योतिष शास्त्र इतना कमज़ोर था? लॉजिकल क्वेश्चन है, क्योंकि आप ज्योतिष शास्त्र की भी बात कर रहे हैं, तो पहले से क्यों नहीं उस समय कुछ उपाय किए गए? क्या उसमें कहीं कोई जिक्र नहीं मिलता है कि सिर्फ एक जिक्र जो आप बता रहे हैं कि उस समय युद्ध के समय कंसल्ट किया गया, लेकिन उससे पहले कोई इसकी भूमिका नहीं दिखती? नहीं, बहुत सारे जगह थे, बहुत सारे पॉजिटिव नेगेटिव दोनों थे। जैसे दुर्योधन के वध की बात आई, ये उपाय था, नहीं किया। आप उपाय नहीं कर रहे, उपाय आपको सामने आ रहा है, लेकिन कहते हैं ना, रामचरितमानस में लिखा ना, ईश्वर को जिसको कष्ट देना होता है उसकी बुद्धि पहले हर लेते हैं। तो बुद्धि पहले बंद हो जाती है। बहुत सारे जगह आया, 5 गांव दे देते तो भी उपाय हो जाता, नहीं देना, वो तो डिटर्मिनेशन, जिद और उपाय को निगेट करना। दूसरा, अब मैं आपको एक और चीज़ बताऊं, युद्ध किसने जीता? आप बताओ, आप सबके हिसाब से युद्ध का सबसे बड़ा हीरो कौन था कौरवों को हराने वाला? कृष्ण। कौरवों की तरफ से हराने वाला शकुनी। शकुनी था। कृष्ण तो युद्ध के बाद आए ना। अब जब शकुनी के पिता की डेथ हो रही थी, गंधार नरेश की, तो उन्होंने शकुनी को बुलाया कि तुम्हारी बहन को लूट के ले गए हैं ये लोग अंधे से ब्याहने के लिए, उसकी ज़िंदगी तबाह कर दिए, तुम कौरवों से बदला लेना, कहा था। तो शकुनी बोलता है, मैं तो वैसे ही अपाहिज व्यक्ति हूँ, मैं तुम्हारी पूरी सेना जिन
कौरवों को नहीं हरा पाई, जिनके पास इतने बड़े बड़े योद्धा हैं, भीष्म पितामह जिनके पास हैं, उनको कौन हरा पाएगा? तो ये तो कुछ भी नहीं, तुम तो कुछ भी नहीं कर सकते उनका। तो उसने कहा नहीं, तुम ही युद्ध को जीतोगे। मेरा शरीर है, मेरा ऊपर का सर जो है वो राहु का है और धड़ केतु का है। तो मेरी ये जो 2 वर्टिब्री है ना एटलस की, इनके तुम निकाल के पांसे बना लेना, और वो पांसे राहु के हैं, जो तुम बोलोगे वही आएंगे। ये रमल विद्या है। तो उसने रमल विद्या से, रमल विद्या भी एक तरह की ज्योतिष है, उसने उन पांसों को फेंक के और पूरा पांडवों को हरा दिया और कौरव वंश का नाश कर दिया। और उसके बाद श्री कृष्ण का बाकी का रोल आता है। सर, हम महाभारत की बात कर रहे हैं और कर्म और पाप की भी बात कर रहे हैं, लेकिन कहा जाता है कि शकुनी को स्वर्ग प्राप्त हुआ था, जबकि शकुनी ने वो पासों से, वो द्रौपदी का चीरहरण भी हुआ, सब उसने पांडवों से सब कुछ छीन लिया। इतने पाप करने के बावजूद भी शकुनी को स्वर्ग क्यों प्राप्त हुआ? पिता के वचनों का पालन करने के लिए उसने पूरी लाइफ सेक्रीफाइस की। वो अपनी पूरी लाइफ को सेक्रीफाइस किया। शकुनी को जिंदगी में मिला क्या? आपने सभी की मृत्यु देखी केवल एक कर्म के लिए, कर्म प्रधान था। उसने अपने पिता को वचन दिया था, इसलिए उसने किया। सर, हमने शैलेंद्र श्रीवास्तव को बहुत सारे फॉर्मेट में देखा है, एसपी शैलेंद्र श्रीवास्तव, डीआईजी, आईजी, डीजीपी, और मतलब एक एक हम लोग 30 साल से देख ही रहे हैं आपको। तो बहुत सारे, हाँ, वो मतलब वो दिन देखा हमने कि आपने, मतलब वो जो लोग आपको पसंद नहीं करा करते थे, पुलिस विभाग के अधिकारी, उनको भी देखा मैंने खड़े हो आपके चैम्बर में कि सर ये कैसे सॉल्व होगा, और आप उसको बताते थे तमाम तरीके से। फिर आप स्पोर्ट्स में आए, स्पोर्ट्स में हमने देखा कि आपने बहुत सारे प्रयोग किए, नए ढंग से हुआ। ट्रांसपोर्ट में गए, नया सिस्टम देखा। अब नई विद्या में हैं सर आप, कभी का आपने जान के या लोग आपके पास आए कि साहब वो फला मिस्ट्री नहीं सॉल्व हो रही है, थोड़ा सा बताइएगा इसमें, इसका राहु कहाँ मजबूत है इस एंगल पे? मैं आपको एक बताता हूँ, लीगल एस्ट्रोलॉजी, टाइमिंग ऑफ इवेंट्स के लिए कृष्णामूर्ति पद्धति सबसे अच्छी है। 20th सेंचुरी के ग्रेटेस्ट एस्ट्रोलॉजर में कृष्णामूर्ति जी आते हैं। उन्होंने एक सबलॉर्ड थ्योरी लाई। मैं आपके प्रश्न का उत्तर देने के पहले आपको उनकी, कृष्णामूर्ति जी की स्थिति बताऊँ आपको क्यों। एक दिन चंद्रमा उनका 11th हाउस में गोचर कर रहा था, हस्ता नक्षत्र में। चंद्रमा का अपना नक्षत्र है, 11th हाउस, हाउस ऑफ गेन है। तो उन्हें सोचा कि आज तो मेरे को कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर होगा। तो रेस कोर्स में चले गए और उन्होंने एक 100 रुपये मान लो लगा दिए घोड़े पे। जो जीतने वाला घोड़ा सबसे पूछे, वो घोड़ा हार गया, उनका 100 रुपये डूब गया। उसके बाद जो घोड़ा दोबारा, उन्होंने सोचा नहीं मेरा तो हाउस ऑफ गेन है, आज तो चंद्रमा, मुझे तो फ़ायदा मिलेगा। उन्होंने 100 रुपये फिर जो घोड़ा जीता था उस पर लगा दिया। अब जो पहले वाला घोड़ा था वो जीत गया, ये घोड़ा हार गया। तो उन्होंने सोचा लॉ ऑफ एवरेजेस होता है, एक घोड़ा एक बार जीता, दूसरा जीता। जो दूसरी बार में हारा घोड़ा था उस पर फिर 100 रुपये लगा दिया उन्होंने। अब वो घोड़ा भी हार गया, फिर पहले वाला फिर से जीत गया, उनके 300 रुपये चले गए। उन्होंने सोचा नहीं, अब अपना पहला घोड़ा फॉर्म में आ गया है, अब तो यही जीतेगा। फिर उन्होंने उस पर 100 रुपये लगा दिए। अब इस बार 7वें नंबर का घोड़ा जीत गया, उनका 400 रुपये खो गया। वो ज्योतिषाचार्य थे, मतलब ज्योतिष के बहुत बड़े आचार्य थे, उनको मैं आचार्य कहूँगा, बड़ा ज्ञान था उनको। तो उन्होंने सोचा कि यार मेरी पूरी ज्योतिष बेकार है, मुझे कुछ नहीं आता है, हम अपने ही 400 रुपये गंवा के आ रहे हैं। उसके बाद वो घर पहुँचे। तो घर पहुँचे तो उनकी वाइफ ने एक पैकेट दिया, उनको गिफ्ट दिया। कोई अननोन व्यक्ति ने उनको गिफ्ट भेजा था, वो 1000 रुपये का गिफ्ट था। तो भाई यार, उसी दिन चंद्रमा के ही गोचर करने पे 11th हाउस में मुझे 400 रुपये का नुकसान हुआ, 1000 का फ़ायदा हुआ। ऐसा कैसा है? मुझे डिसअपॉइंटमेंट भी हुआ, जब लॉस होगा तो रिपीटेड डिसअपॉइंटमेंट, दैट रिपीटेड हैप्पीनेस। तो उन्होंने फिर अच्छे से अध्ययन किया ज्योतिष शास्त्र का। देन ही ब्रॉट सब लॉर्ड थ्योरी कि नक्षत्र है, नक्षत्र का उप नक्षत्र है। और आप लोग जो जानते होंगे कि विंशोत्तरी दशा 120 साल की आयु मानी गई, तो उस हिसाब से हर प्लेनेट की होती है, उससे कैलकुलेट करके छोटे छोटे में ले गए, सब लॉर्ड थ्योरी पे वो ले गए कि एक नक्षत्र जो होता है वो 13 डिग्री 20 मिनट का होता है। तो उस 13 डिग्री 20 मिनट में 9 प्लेनेट को उन्होंने बांटा और कैलकुलेट किए। तो सबसे जल्दी सूर्य का सब लॉर्ड चेंज होता है करीब 54 सेकंड में, और जो ज़्यादा समय वाले प्लेनेट हैं
शनि 19 साल और शुक्र 20 साल, तो उनके 8 मिनट 9 मिनट ऐसे हिसाब से, फिर बाकी का कोई का 1 मिनट 2 मिनट में चेंजेस होते हैं। तो जो ट्विंस वाली आप बात करते हैं, मैं आपसे मैडम बात कर रहा था कि ट्विंस का भी सबसे अच्छा कृष्णमूर्ति पद्धति से निकल आता है कि क्या होगा, किसके कौन सा सब लॉर्ड आ रहा है, कस्पल सब लॉर्ड बोलते हैं, उस कस्प का कौन सा सब लॉर्ड आ रहा है उससे कैलकुलेट होता है। कैसे केसेस में किसी की मान लो कोई कोर्ट केस चल रहा है, तो एक अपोजिट पार्टी है, एक आप हो, उससे केस चल रहा है, या अपोजिट में गवर्नमेंट भी है, आप हो, आपके सामने वाला आपका अपोजिट है, तो कहते हैं 12वां घर लॉस का घर होता है, एक्सपेंडिचर, लॉस, डिसअपॉइंटमेंट होता है। आप 1 नंबर हो, सामने वाला 7वां नंबर है, आपके सामने बैठा हुआ है, तो 6 आ जाए तो उसका लॉस हो गया। तो जैसे मान लो कोई ने बेल एप्लीकेशन लगाई है, तो जब वो नंबर आते हैं, हर प्लेनेट नंबर सिग्निफाई करता है इस पद्धति में, तो वो नंबर अगर आ गया आपका 3, 6, 11 आ गया तो जमानत हो जाएगी, और अगर 2, 7, 12 आ गया तो आपका तो लॉस है, 7 उसका गेन है और 12 आपका लॉस है, तो इसलिए आपको जो है लॉस हो जाएगा। इस तरीके से 6 इम्पॉर्टेंट है, अगर जमानत कराना है तो आपको 6 नंबर मिलेगा तो आपकी विजय होगी, क्योंकि शत्रु की हानि है, शत्रु का लॉस है। अब अगर मान लो फाइनेंशियल है तो 8वां घर चाहिए, सरकार से मदद चाहिए, सरकार जीत रही तो 10वां घर, अगर आपके खिलाफ गवर्नमेंट ने केस लगाया तो 10वां घर आपके गेन का लॉस हो गया। 9वां घर एग्जेम्प्टेड होता है, भाग्य का होता है, 9वें घर को हमेशा अच्छा मानते हैं क्योंकि ईश्वर की ब्लेसिंग्स मानते हैं, तो इस हिसाब से करते हैं। अगर कोई डॉक्यूमेंटेशन का है तो तीसरा घर देखते हैं, वेल्थ का है तो दूसरा घर देखते हैं, लेकिन मेन है 6, सामने वाले की हार आपकी जीत है, तो 6वां घर आ जाए कैलकुलेट करने में तो हो जाता है। इसी तरह इन्वेस्टिगेशन में होता है, कोई सामान मिलेगा नहीं मिलेगा, अस्पताल में पेशेंट भर्ती है कैसा वापस आएगा, जलचर राशियों में है, मतलब वो जो राशि सिग्निफाई करती है उसको, उसमें होगा तो वापस आएगा कि नहीं आएगा, 15 दिन में आ जाएगा। अगर 12वां घर आ रहा है, 4, 8, 12 आ रहे हैं तो हो सकता है हॉस्पिटल से बाहर आए, 11 है तो अस्पताल में जाएगा वापस आ जाएगा, 5 आ रहा है तो इम्यूनिटी है, बीमार पड़ेगा ठीक हो जाएगा। ऐसे कैलकुलेशंस होते हैं। चोरी का सामान क्या हुआ आपका, चौथे घर का हुआ आपका, तीसरा घर आ रहा है तो नहीं मिलेगा, चौथा आएगा तो मिल जाएगा। किस दिशा में मिलेगा, चौथे घर की राशि का जो प्लेनेट है उसकी दिशा में मिलेगा। ये है, लेकिन मैं ये करता नहीं हूँ, ये केवल पढ़ने के लिए है। सर, आज का युवा जो जेनजी है हाँ। वो ज्योतिष से ज़्यादा विज्ञान पर भरोसा करता है। ऐसे में सच क्या है, विज्ञान या ज्योतिष? आप गलत हो। ज्योतिष विज्ञान है, विज्ञान की उत्पत्ति ही ज्योतिष से हुई है। ये जो आप क्या मानते हो, ये दूरियां, ये डायमेंशंस, ये एंगल, ये जया, त्रिज्या, अर्धजया, ये क्या है? ये विज्ञान है, प्योर मैथमेटिक्स है। हमें आती नहीं है तो हम कहने लगते हैं कि वो ज्योतिष। कोई पहली चीज़ तो मैं आपको माइथोलॉजी बताऊं। माइथोलॉजी क्या है? आप कहोगे फॉल्सहुड है, इमेजिनेशन है, राम थे कृष्ण थे कि नहीं थे हमें नहीं मालूम। माइथोस ग्रीक वर्ड है। राहुल अंग्रेजी का हमारा एडिटर है, ही वुड एग्री विद मी। माइथोस इज अ ग्रीक वर्ड। माइथोस मीन्स सैक्रेड स्टोरीज, पवित्र स्टोरी। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इतिहास है। राणा प्रताप थे। अब एग्जेग्रेशन ये हो सकता है वो इतना वेलर था, इतने बहादुर थे या नहीं थे। तो माइथोलॉजी इज मतलब आई वुड से इतिहास हमारा है। आपको क्यों सब जगह भीमबेटकाएँ मिलती हैं, क्यों सीता का रसोई मिलती है, क्यों मंदसौर में मंदोदरी के मायासुर के अवशेष मिलते हैं, क्यों उज्जैन में विक्रमादित्य की बहुत है। तो अब विक्रमादित्य को ही विक्रम और बैताल करके कार्टून बना दिया। जैन जी तो सोचेगा ये तो कार्टून की बात कर रहे हैं, जबकि राजा विक्रमादित्य ये जनरेशन 8 है। ये मतलब मैं तो कहूँगा हिंदुस्तान के ग्रेटेस्ट रूलर्स में से थे, जिन्होंने न्याय के साथ राज्य किया। लेकिन क्योंकि ख़त्म करना था, कोई भी वो थी, उनको विक्रम बैताल बना के पीठ पे बैठा के घुमाते रहे।
सर, आपकी लाइफ में कभी ऐसा कोई केस आया या कभी आप कहीं ऐसे फंसे हो कि आपने कहीं चार्ट देखने की ज़रूरत पड़ी हो कि अब मेरे को निकलना है तो मेरे को चार्ट देखना पड़ेगा? कोई आपका लाइफ एक्सपीरियंस है? मैं एक चीज़ बताऊं आपको, मुझे मालूम नहीं था। मैं बहुत बार बहुत बुरी तरह कहो मरते मरते भी बचा, फंसते हुए भी बचा। भोजशाला ही उदाहरण है। आप सब कैमरा लेके खड़े हुए थे। अगर उस दिन वो 13 लोग को नमाज नहीं पढ़ाता, बाबरी मस्जिद से बड़ा विध्वंस होता। देखो, सरकारें चलती हैं, आती जाती हैं, क्या होता है। लेकिन जो उस समय के आईजी थे, डीआईजी थे, वो जेल गए, नौकरी से निकाले गए, प्रोसिक्यूशन, इंक्वायरी, उनके परिवार ने, उनके बच्चों ने क्या किया। मैं खुद जब भोजशाला 3 फरवरी 2006 भूल नहीं सकता हूँ। आदेश थे सनराइज से 12:30 बजे तक पूजा और हवन कराना है। 12:30 से 1 के बीच में भोजशाला को खाली कराना है। 1 से 3 नमाज पढ़ाना है और 3 से 3:30 खाली कराना है और 3:30 के बाद सनसेट तक पूजा और हवन फिर से कराना है। कितने लोग से नमाज कराना है, पूजा और हवन खाली कराना है? 1 लाख लोगों से। आपने देखा जरा सी कोई अपने सीएम साहब की सभा होती है लाल परेड में, पूरा ट्रैफिक जाम हो जाता है, 4-5 घंटे ट्रैफिक जैम रहता है। केवल वीआईपी के लिए हम रास्ता बना के रखते हैं, सीएम साहब को निकाल दो, बाकी मंत्रियों निकाल दो और हम सब फंसे, क्योंकि भीड़ को निकालना संभव नहीं। वहाँ 1 लाख, इतना छोटा सा दरवाज़ा है पीछे जिससे निकालना है, संभव नहीं था। फिर उसके बाद 25,000 लोगों को अंदर ले जाओ और उसके बाद उनको निकालो, फिर पूजा और हवन कराओ। सनातन में हवन को बीच में तोड़ते नहीं है, हवन का बद हो जाता है। हम कैसे हवन को रोक के हम कराएंगे, नमाज पढ़ाएंगे? इस्लाम में दूसरे धर्म के सामने नमाज नहीं पढ़ते हैं। वो दिन ऐसा था जब मुझे सुबह मालूम था कि शाम में मैं सस्पेंड हो जाऊंगा। मेरी पूरी टीम को भी मालूम था, जिम्मेदारी थी, भगे नहीं। बहुत सारे अफसर तो मैं कहूँगा छुट्टी लेके भग गए। किसी के दादा की डेथ हो गई, नहीं थे तो भी हो गई, किसी कोई अस्पताल में भर्ती, बहुत सारे भग गए। जो अपने को बहुत बड़ा नामी अफसर थे वो छुट्टी भग गए। बहुत सारे बहादुर भी थे जो जान लगा के वहाँ लड़ते रहे। कोई को यहाँ गोफन से पत्थर लगा, कोई को कुछ हुआ। हम लोग भी थे भोजशाला में, आप लोग की वैन टूटी, जितने बाहर थे। लेकिन और इंटरनेट चला गया। हमने कुछ सीक्रेट प्लान बनाया था कि हम ऐसे करके नमाज पढ़ा देंगे, लेकिन वो नहीं हो पाया। मुझे लगा कर्फ्यू लगा दिया, गोलियां चल रही, पूरे शहर में आग लग गया, हम नहीं कर सके। इतने में वायरलेस पे सुनते हैं कि 2 समुदाय के लोग आगे हैं और कोई कह रहा है कि गोली चलाने की अनुमति। मैंने नहीं, उनमें से निकाल के लाओ, पहले हम नमाज पढ़ा के सिचुएशन तो डाइल्यूट करें। वो हमने जैसे तैसे सिचुएशन आके 13 लोग को ही पढ़ाई, छत पे पढ़ाई, उसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो गया। मैं सुबह जब भोजशाला में अंदर घुसा तो हवन शुरू होने वाला था। सरस्वती जी की मूर्ति थी। मैंने कैप उतारा, बेल्ट उतारी, जूते उतारे। मैंने हवन में 5 लकड़ी डाली और सरस्वती जी की पूजा की और प्रार्थना की कि शाम में मैं फिर से बेल्ट, टोपी और जूते पहन लूँ, इस स्थिति में छोड़ना। ये मैंने जो किया, आज तक मैं नहीं समझ पाया। हम सर्वधर्म वाले हैं, हम एक मतलब कहना चाहिए हमारा समाज जो है सभी धर्मों को बराबर से, हम पुलिस वाले हैं, हमने वहाँ पे अपने धर्म को निभाया। गलत था कोई दूसरा कहता, लेकिन उस समय मेरे दिमाग में नहीं आया। मैं सोचा शाम में तो ये होना ही है, कम से कम ये ना हो कि मैंने पूजा नहीं की थी, जूते पहन के सामने से निकल गया था, इसलिए मैं सस्पेंड होकर बैठा हूँ, सबके हाथ पैर जोड़ रहा हूँ। राहुल से कहूँगा, राहुल से न्यूज़ चला दे यार कि मेहनत पूरी की थी। तो ऐसे बचे। राजनांदगांव में एसपी था। हमने एक सरेंडर नेक्सलाइट के ग्रुप को, हस्बैंड वाइफ थे दोनों, उनको कांस्टेबल बनाया था, अपने यहाँ रिक्रूट किया था, वो सरेंडर थे। हम रात में 15-20 किलोमीटर पैदल चलते थे। एक पहाड़ी पे एक रेस्ट हाउस था, उस रेस्ट हाउस में हम नाइट हॉल्ट करने पहुँचे पैदल चल के। रात में वो, उनको हम तोता मैना बुलाते थे, तो वो तोता आता ही, सर मैना आपसे कुछ बात करना चाहती है। तो हम गए, तो मैंने ने कहा कि सर जब हम नेक्सलाइट थे तो ऐसे रेस्ट हाउस में बम लगा के रखते थे, रात में उड़ा देंगे, क्यों आप लोग आके सोओगे, उड़ा देंगे। हमने चल बेटा अपना सामान बांधो, बोरिया बिस्तर, हम जाके जंगल में सोना, स्कूल में जाना, स्कूल जंगल में। रात में उन्होंने रेस्ट हाउस उड़ा दिया नेक्सलाइट ने बम से। हम लोगों ने आवाज़ सुनी, कोई तो था जो खींच के ले गया। ऐसे एक नहीं कई इंसिडेंट्स हुए हैं, मालूम ही नहीं है कैसे हुआ, कौन बचाया। पथरी नहीं देखी,
लेकिन अब मुझे मालूम है कि वो एक ब्लेसिंग्स हैं गुरु की मेरे उस पर, कि वो देखो अच्छा बुरा तो कलयुग है, सबका होता है। बुरी परिस्थितियों में कोई अज्ञात शक्ति जिसके लिए कभी कोई भला नहीं किया वो आके बचा के ले जाता है। सर ये जो सारा चक्कर ग्रहों का है, हाँ। तो ये ग्रह आसानी से मान जाते हैं या बड़ी मेहनत करनी पड़ती है? बहुत आसानी से ग्रह मान जाते हैं। पहली चीज़ तो हर ग्रह आपको कुछ देने आता है, आप उन ग्रहों की रिश्तेदारियों को सुधारिए तो वो ग्रह अच्छा होता है। हर ग्रह का एक रिश्तेदार होता है, हर प्लेनेट का हर हाउस के हिसाब से एक रिश्ता बनता है। अपने गुरु की इज्जत करो, आपका गुरु प्रसन्न होगा। लेकिन गुरु आसानी से नहीं मिलता है, और जिसका 9th हाउस में जुपिटर हो, किसी का भी देख लीजिएगा, उसको कभी गुरु नहीं मिलेगा, क्योंकि उसको हम इसको बाली योग भी कह देते हैं कि बाली के पास जो योग था कि सामने वाले की आधी शक्ति ले लेगा, तो गुरु कैसे होगा वो? हमारे पास 2% है, आपकी 50 ले ली तो आप कितने में बचे? उसको कोई गुरु नहीं मिला। सर अभी आपने जिक्र किया कि बाली और उसके बाद आपने ग्रहों के बारे में बताया, तो उसी से अचानक एक सवाल आया कि जब हनुमान जी ने सूर्य को निगला, हाँ और सूर्य सारे ग्रहों के स्वामी हैं, हाँ। तो उस समय हनुमान जी के ऊपर कौन सा ग्रह भारी था फिर? मैं देखो वो तो बालपन था उनका, हनुमान जी को मंगल से करते हैं, और वो तो कोई जानबूझ के सताने के लिए तो किया नहीं था। उन्होंने गेंद समझा, निगल लिया, बाकी सब ने कहा अंधेरा हो गया, उन्होंने छोड़ दिया। उससे बड़ी कहानी मैं आपको बताऊं, शनिदेव से संबंधित। जब हनुमान जी, पहली चीज़ तो वो जब लंका गए तो शनिदेव बंद थे, तो एक माइथोलॉजी ये है कि हनुमान जी की जो पूंछ में आग लगी थी वो शनि की दृष्टि से लगी थी, के कारण लगी थी। उन्होंने देखा बंद है तो उन्होंने उनको खोल दिया, बाकी लंका तो जब वो उसके बाद गए तो देखा वो है, तो दृष्टि पड़ गई थी, पूछ वूछ बंदी, लंका दहन हो गया, सब कुछ हो गया। उसके बाद समुद्र मंथन चल रहा था, हनुमान जी कर रहे थे। अब हनुमान जी की कहते 7:30 शुरू हो गई। अब 7:30 हनुमान जी की शुरू हुई तो उन्होंने कहा देखो महाराज अभी परेशान मत करो मेरे को, मैं राम की सेवा में लगा हुआ हूँ, तुम जिंदगी भर मेरे ले लेना। तो उन्होंने नहीं, मैं तो प्रारब्ध है, मुझे तो तुम्हारे ऊपर आना ही पड़ेगा। हनुमान जी ने फिर रिक्वेस्ट की भैया मत आओ, मत करो। बोले नहीं, मुझे तो तुम्हारे साथ करना ही पड़ेगा ऐसा। तो उन्होंने कहा अच्छा बताओ आप कहाँ आओगे? तो पहले 2.5 साल सर पे आएंगे, फिर धड़ पे आएंगे, फिर पैरों पे आएंगे। उन्होंने चलो तुम आ ही जाओ अब। तो उन्होंने तुम्हारी मदद की थी, सब कुछ की थी, अब तुम आ ही जाओ। तो शनि भगवान उनके सर पे आए तो उन्होंने एक पहाड़ उठा कर रख लिया। तो उन्होंने कहा अरे महाराज ये क्या कर रहे हो, मैं तो मर जाऊंगा। उन्होंने नहीं अभी कुछ नहीं, एक और रख लिया उसके ऊपर। उन्होंने कहा अरे महाराज माफ़ करो। फिर उन्होंने उसके ऊपर एक और रख लिया, वो बुरी तरह हो गए, बोले बहुत परेशान हुए। दूसरी स्टोरी है कि उन्होंने पूंछ से बांध के शनि देव को एक पहाड़ पे मारा, दूसरे मारा, हड्डी पसली सब तोड़ दी। तो जो शनि भगवान पे अपन तेल चढ़ाते हैं वो हड्डियों के टूटने के कारण उस पर चढ़ाते हैं। तो उन्होंने कहा अब मैं आपको कभी परेशान नहीं करूंगा, आप राम की सेवा करो, मैं आपको परेशान नहीं करूंगा। तो उन्होंने कहा नहीं, ना तुम मुझे और ना मेरे भक्तों को परेशान करोगे, ये वचन दो। इसलिए कहते हैं कि अगर किसी का शनि खराब हो, हनुमान जी की सेवा करे तो उसको शनि कभी कष्ट नहीं देंगे। सर अब किस्सों कहानियों से वापस हम ये रियल लाइफ क्वेश्चन जो हैं, हमारी टीम में जेन जी मेंबर्स है काफ़ी ज़्यादा, और वो लोग काफ़ी समय से आपसे कुछ पूछना भी चाह रहे हैं। ख़ास तौर से एक क्वेश्चन जो मैं भी जानता हूँ और आप भी जानते हैं, रिलेशनशिप लव को लेकर के ये लोग बड़े मतलब चिंता में रहते हैं। क्या टिप्स देंगे आप, और एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से भी क्या टिप्स रहेंगे, कैसे बहुत- रेड फ्लैग्स देखें? बहुत सिंपल, कहीं भी आप लगा के देख लेना, कहीं भी एक चीज़ छोड़ देना कि जो शिव और विष्णु की जो कृपा है उसके सामने कुछ नहीं चलता। सावित्री अपने पति को यमराज से निकाल के ले आई थी अपनी भक्ति से। नारद ऋषि ने 2 बहुत ग्रंथ लिखे हैं, मतलब 2, एक नारद पुराण और एक नारद संहिता है। नारद संहिता एस्ट्रोलॉजी पे है कि प्लैनेट्स कहते हो, और जो पुराण है वो भक्ति पे है, भक्ति से मोक्ष की ओर।
किसी भी चीज़ के 3 उपाय होते हैं। पहला होता है मंत्र से, जैसे कहते हैं ना, जो ग्रह खराब हो उसके इतने मंत्र करो, इतनी पूजा पाठ करो तो होगा। दूसरा होता है कि रत्न रुद्राक्ष से, और तीसरा होता है जो सबसे होता है, उनकी रिश्तेदारियों से ग्रह की आशियाँ ग्रह को ही समर्पित करना। रत्न रुद्राक्ष बहुत महंगे उपाय होते हैं, और कब फलित हों कब ना हो, किसको हो, कौन बताएगा, बताने वाला बहुत विद्वान होना चाहिए, तो ही आपको रत्न रुद्राक्ष काम आएंगे। रुद्राक्ष तो वैसे भी शिव जी के आंसू का खराब नहीं होता है, हर प्लेनेट की जितने उसमें मुखी होता है वो प्लेनेट के नंबर के हिसाब से वो पहन लो तो फ़ायदा ही देता है, फ़ायदा नहीं देगा तो नुकसान तो नहीं देगा। मंत्र, अगर आपसे मैं कहूँ कि आपका शनि खराब है, आपको 2.5 लाख मंत्र जाप करना है, तो ये राहुल आपको नौकरी से निकाल नहीं देगा। आप 6 महीने कितने करोगे? 2.5 लाख जाप कैसे करोगे शनि के बीज मंत्र के, या शनि चालीसा कैसे इतने बार? राहु का, गुरु का, सबके अपने अपने मंत्र हैं, 46,000, 45,000, 43,000 ये उपाय हैं। लेकिन तब जब 500 साल आयु होती थी, 700 साल आयु होती थी, शॉर्टकट निकाला कि हम संकल्प ले लेते हैं और उसके बाद उपाय हो जाता है। पंडित जी उसकी पूजा करते रहते हैं, 6 लोग को बुला के चलते रहते हैं। आप अपने ऑफिस कर रहे हो, आपने 7,000 रुपये दिए और आपका राहु ठीक हो गया, 7,000 दिए, आपका शनि ठीक हो गया। तो पहली चीज़ तो मैं पूछूंगा, जो ठीक करने वाला है वो बैंक से उधार लेके 7,000 खुद करोड़पति क्यों नहीं बन जाता, अपना ठीक कर ले। मैं नहीं कहता सब कुछ खराब है, लेकिन शास्त्रों में देखो तो मुझे आज तक कहीं भी कोई भी जगह नहीं मिली जहाँ किसी ने दूसरे से पूजा कराई हो। आप तुरंत मेरे को बोलोगे रामायण सीरियल में रावण आया था भगवान राम की पूजा कराने सीता जी को लेकर, ये केवल रामायण सीरियल में दिखाया है, ना वाल्मीकि रामायण में है ना रामचरितमानस में इसका प्रसंग। राम ने अपनी पूजा खुद की थी, रावण खुद जाके मंदिर जाके पूजा कर रहा है, आप लोग ने देखा उसी रामायण सीरियल में। मेघनाथ भी कर रहा, लक्ष्मण भी कर रहे हैं, महाभारत में अर्जुन भी कर रहा है, युधिष्ठिर भी कर रहा है, सब अपनी पूजा खुद करते हैं। शास्त्रों में सभी ने अपनी पूजा खुद की है। आप बीमार हो, दवाई हम पड़ोसी को खिला दें, डॉक्टर को ही दवाई खिला दें, पैसा ले ले, दवाई खा ले, हम ठीक हो जाएंगे, इज इट पॉसिबल? तो उपाय तो दवाई है ना, तो अपनी पूजा खुद करना पड़ेगी सच्चे मन से। अपने को गणेश जी से सीखो। गणेश जी ने पूरी दुनिया की परिक्रमा करना थी, अपने माता पिता की परिक्रमा कर ली, मन सच्चा था, जीत गए, पूरी पृथ्वी की परिक्रमा हो गई। तो अपने को सच्चे मन से जो पूजा खुद कर सकते हो वो पूजा करना चाहिए। मैं नहीं कहता, क्योंकि हमको नहीं आती है, तो वो उच्चारण और वो वाइब्रेशंस और वो एनर्जीज़ तो आप कर सकते हैं। लेकिन आजकल तो यूट्यूब में भी वो वाइब्रेशंस मिलते हैं, बेहतर श्लोक मिलते हैं। फिर क्या है, जो पारंपरिक होते थे वो तो बड़ा एक एक सही उच्चारण मेहनत से उससे होता था, वो उनका धर्म होता था, उससे करते थे। आजकल बहुत सारे लोग करने लगे हैं पैसा कमाने के लिए, कि कहीं पे हमारा एक आश्रम चल रहा है, वहाँ पे इसके उपाय हो रहे हैं, उसके उपाय हो रहे हैं, वो मतलब ग्रंथ सम्मत मेरे को नहीं लगता है। तो अपने को जो पूजा अपनी खुद करना चाहिए, नंबर 1। दूसरा, जो नई मतलब ज्योतिष के जो नई विधाएं आई हैं, कृष्ण मूर्ति है, पद्धति आई है, वास्तु होती है, तो होम वास्तु और बॉडी वास्तु। बॉडी पे ही प्लैनेट शिफ्ट होते हैं, हिट शिफ्ट होती है, हिट थ्योरी आई है। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी भी उसी पे चलती है कि 3 हिट पॉजिटिव होते हैं, 3 हिट नेगेटिव होते हैं। प्लैनेट्स किसको हिट कर रहे हैं, किस घर को, अगर नेगेटिव इफेक्ट दे रहे हैं तो उसको ठीक कर लो। क्योंकि होम वास्तु में होता है, कोई का सूर्य अच्छा है, कोई का खराब है, कोई को है, तो अब घर तो सभी लोग रह रहे हैं। अब वो एक सरल उपाय निकाल लिया उन्होंने कि भाई आप तो जो है, और जो उसके जिसके नाम से रजिस्टर्ड है उसका भर कर लो, लेकिन बाकी को नुकसान तो देगा, रह तो वो रहे हैं वहाँ पे। तो कोई भी उपाय बड़ा सोच समझ के करना चाहिए जो इस तरीके के हों। लेकिन हाँ, पूजा करने से आपको कोई नहीं रोकता है, अपनी पूजा करिए। आपको अगर खुद नहीं बनता है तो जो थोड़े बहुत पैसे लेके, अब उसमें नहीं कि एनमास जाके। अब मैं एक पंडित जी हैं, बहुत अच्छे हैं, सच में वैदिक पंडित जी हैं, मेरे पास अक्सर आते थे। 2-3 महीने नहीं आए तो मैंने पूछा पंडित जी कैसा चल रहा है, तो बोले साहब वो बहुत अच्छी कमाई हो गई, शनिश्चरी अमावस्या, सोमवती अमावस्या पड़ी थी
तो मैंने काल सर्प दोष की पूजा करा दी। तो मैंने कितने मिले? बोले सर एक दिन में 10 लोग की कराई तो 10,000 रुपये मिल गए। तो पंडित जी को तो 1,000 रुपये मिले पालन पोषण के लिए। 1,000 रुपये लेना बहुत अच्छी चीज़ है। अब एक व्यक्ति मेरे पास आता है, बड़ा एस्ट्रोलॉजर है, बहुत बड़ा, विदेशों में रहता है। वो आया, वो मर्सिडीज बेंज से, और उसने बुकिंग करी थी सबकी कि काल सर्प दोष कराएंगे ठीक उज्जैन में, और अपने हरसिद्धि मंदिर के पीछे जगह लेके। वो 15,000 में बुकिंग करते हैं। उन्होंने सबकी 15,000 में बुकिंग की। 1,000 पंडित जी, 1,000 के पंडित जी लिए, और 100 रुपये का सामान। वो एक पंडित जी का जो साथ वाला है उसको भी 100 रुपये दिए। 1,200 रुपये तो पंडित जी को, सामान वाले को मिले, और 13,800 रुपये लेके वो हवाई जहाज़ से दुबई फ्लाई कर गए। मेरे बड़े अच्छे परिचित हैं, मेरे दोस्त भी हैं। उनकी कहानी सुनी। कुछ दिन उन्होंने तो बताया ऐसा ऐसा हुआ। कुछ दिन बाद पंडित जी आए तो मैंने, हे भगवान, क्या कर सकते हैं। इसलिए थोड़ा सा सोच समझ के कोई चीज़ हो। एक कॉमन सेंस सबसे बड़ी चीज़ है। जैन जी वाले हो, कॉमन सेंस। आपके समय में ही सबसे ज़्यादा साइबर फ्रॉड हो रहे हैं, और आप ही लोग विक्टिम हो रहे हो। वैसे बड़े लोग भी हो रहे हैं। हम तो एक डीजी रैंक के अफसर थे, मेरे को बोले कि मैं आईजी भोपाल था, यार वो 40,000 रुपये चलिए दिला दो। मैं क्यों? बोले मेरी लॉटरी निकली। कहाँ? बोले ईमेल आया था, मेरे पास एविडेंस है। उस ईमेल का क्या एविडेंस है? डीजी थे। अभी हरियाणा का आपने सुना, कहाँ के डीजीपी को और डिजिटल अरेस्ट हो गया। तो कॉमन सेंस चाहिए। अगर कॉमन सेंस नहीं है तो चाहे जो जी कर लो आप, ये भी नहीं होगा। वैसे जैन जी में मैंने देखा आजकल स्पिरिचुअलिटी बढ़ रही है। और जैन जी क्या है? राहु है, एक्सपेंशन है। बटन दबाते ही तीनों लोकों में पहुंच जा रहे हैं। आप सब क्या हो? नारद ऋषि के रिप्रेजेंटेशन हो आप। नारद जी बटन दबाते तीनों लोकों में पहुंच जाते थे। आप बटन दबा के अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, पाताल पहुंच जाते हो। और मैं आप लोग पे एक किताब लिख रहा हूं अभी। ये इनका रिलेशनशिप में इनसिक्योरिटी को लेकर के क्या रेड फ्लैग्स होते हैं? क्या आप कुछ नहीं होते हैं, बड़ा सिंपल। मैं गलत बहक गया था। आपके प्रश्न का उत्तर बड़ा सही है। मैन इज़ फ्रॉम मार्स एंड वीमेन इज़ फ्रॉम वीनस। मार्स और वीनस 2 प्लैनेट को याद रखो। और केतु काटता है, राहु उथल पुथल देता है। 7वां घर आपका हस्बैंड वाइफ का प्राइवेट प्लेस है। इस घर में कोई प्लैनेट ना हो तो ही अच्छा होता है। जो होगा वो विघ्न डालेगा। हस्बैंड वाइफ के बेडरूम में, प्राइवेट स्पेस में अगर सूर्य आए तो पिता आपको नहीं चाहिए उस घर में। चंद्रमा आया तो माँ नहीं चाहिए उस घर में, डिस्टरबेंस भी होगा, सास बहू की लड़ाई होती रहेगी। बुध आया तो गर्लफ्रेंड भी आ जाएगी। गुरु आया तो जब तक पति पत्नी एक दूसरे को गुरु नहीं माने तो गुरु के प्रवचन की क्या जरूरत है। 7th मंगल आ गया, ठीक है, हस्बैंड है, रहना चाहिए, उसका घर है। कहाँ ये पूछ रही थी मैडम कि वो मंगल दोष, मंगल 7वें घर में बहुत अच्छा है। अकेला हो, शुक्र के साथ हो, हस्बैंड वाइफ दोनों बैठे हुए हैं साथ में, बहुत अच्छा है। केतु निर्दयी प्लैनेट है, काटता है, तो केतु के उपाय करना चाहिए। अगर मार्स और वीनस के बीच में केतु आता है, यात्रा होती है, 2 चीज़ें, भृगुनंदी नाड़ी सिंपलेस्ट है। युति और यात्रा। युति होती है साथ साथ बैठना या सेम ट्राइन में, जो मैं बताता है 1, 5, 9, 3, 7, 11, 2, 6, 10, 4, 8, 12 ऐसे इनमें हो, या फिर यात्रा में हो तो होता है। अब आपने मंगल चला, पति है, पत्नी से मिलने, बीच में केतु बैठ गया तो रिश्ते को काट देगा। मंगल चला गर्लफ्रेंड से मिलने, बुध से, बीच में केतु आ गया, रिश्ता कट जाएगा। अगर दोनों ही एक में बैठे हैं तो गर्लफ्रेंड से भी कट जाएगा, गर्लफ्रेंड से शादी भी हो सकती है लेकिन वो भी कट जाएगा। तो केतु का उपाय करना चाहिए ऐसे में। अब केतु का क्या होता है? कोई कहो भाई उसका तो मंगल और शुक्र के बीच में केतु बैठा हुआ है, शादी तो नहीं टूटी, बहुत अच्छी चल रही है। क्यों? दोनों वकील हैं, दोनों सर्जन है। केतु और मंगल सर्जन भी तो है, काट छाट करता है, डीप रिसर्च भी तो कर रहा है, अकल्ट भी तो कर रहा है, बढ़िया रिसर्च कर रहा है। फैशन डिजाइनर है, सिलाई कढ़ाई बुनाई कर रहा है, वो भी केतु का काम है। कैंची चलाना, बढ़िया। गार्डनिंग कर रहा है, रोज गार्डन में कैंची चलाता है, अपने फल काटता रहता है पेड़ पत्ती को। तो अगर उपयोग कर रहे हो, एडिटर आपका काट छाट कर रहे हो, वो मैं इसको कह नहीं सकता हूँ, इसका मुझे ज्ञान नहीं है। मैं फिजिकल नहीं, कैंची, वो कैंची चलाना, इसमें अंतर है। क्योंकि
जो आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया काम है, राहु ड्रिवेन है। बट आई रियली डोंट नो, ज्योतिष इतनी गहरी है कि कोई जरूर, हम सब थोड़े जानते हैं, मैं तो सीख रहा हूँ। हो सकता है कल को कोई 150 कुंडली देखें तो हो सकता है समझ में आ जाए। सर मैं ये जानना चाहती हूँ कि जब मैं कोई भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाती हूँ, जैसे मम्मी पापा भी लेके आते हैं, वो काफ़ी टिप बताते हैं, तो मम्मी पापा को मेरा सीधा बोलना होता है कि वो हमें क्या बताएंगे, क्योंकि उनकी खुद की फैमिली ठीक नहीं है। क्योंकि मुझे इन चीज़ों में बिलीव नहीं है, मैं मानती नहीं हूँ। सही है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ, अगर वो इतना ही प्रभावी रहता है, एस्ट्रोलॉजी इतनी ही प्रभावी है, तो वो अपनी लाइफ को खुद क्यों नहीं सेट कर पा रहे हैं? मैंने क्या बताया अभी, आता ही नहीं है। जो मैं आपको अभी पूरी कहानी बताया कि वो एक केवल आय के धंधे के लिए चला रहे हैं, या सच में ज्योतिष आ रही है। ज्योतिष शास्त्र, ये 5 चीज़ें हो गई। अब शुरू में मैंने 3 बताई और 2 ये 5। जब ये 5 अगर पूरी आती हैं, मुझे आता कहाँ है, मैं तो केवल एक कार्मिक अलाइनमेंट था, इससे मैं इतना पढ़ लिख लिया। मेरे बुध के आगे केतु है। वो बुध, अगर किसी को देखना हो आदमी का एक जनरल ओवरऑल विचार क्या होगा, तो जुपिटर से देखते हैं, गुरु से देखते हैं। अगर उसका आपको कर्म देखना है तो शनि को देखते हैं। उसकी बुद्धि देखना है तो बुध से देखते हैं। ये राहु उथल पुथल करेगा, केतु उसको काटेगा। तो मेरे तो बुध के आगे ही केतु बैठा था, तो मेरी तो पढ़ाई नहीं होना चाहिए थी। लेकिन क्या हुआ, मैं बुंदेलखंड से BHU चला गया। एक तो डिस्टेंस भी केतु हो गया, दूर ले गया हमको। दूसरा, हॉस्टल में रहा तो छोटे छोटे कमरे होते ना, 2-3 लोग रहते हैं एक कमरे में, दैट इज़ यूज ऑफ केतु। तो केतु का इतना अच्छा उपयोग हुआ कि फिर मुझे यात्रा में, केतु तो निकल गया, फिर यात्रा में मिला तो MSc किया, PhD किया, MCA किया, LLB किया, ज्योतिष किया, आज भी पढ़ रहा हूँ। अगर नहीं करते वो, लेकिन क्योंकि गुरु का ग्रेस था, मैं बताया कि गुरु जो है ब्लेसिंग्स दे रहा है, इसलिए इस रास्ते से निकल गए। रियल लाइफ एक्सपीरियंस हो जहाँ आपने सही में आपके पास कोई केस आया और आपने कोई उपाय बताया हो तो बताएं जरा। मैं बताया ना बेल का। वैसे मैं देखो, पहली चीज़ मैं सीख रहा हूँ। नहीं, उसमें आपने तो मैं- गणित बताया था, लेकिन मैं तो कह रहा हूँ कि कोई रियल लाइफ एक्सपीरियंस आप बताइए कि जहाँ मतलब कोई सज्जन आए हों, आपसे मदद मांगी और वो हो गया। हाँ चलो बताते हैं, याद पड़ा। इंदौर में IG था, तब मैं ज्योतिष नहीं जानता था। एक व्यक्ति मेरे पास आया, हमने मॉडल पुलिस स्टेशंस बनाए थे और उसका कारागार योग था, पंडित जी ने बताया। तो वो मेरे पास आया कि आप मुझे थाने के, मॉडल पुलिस स्टेशन बनाए थे, बढ़िया गायत्री मंत्र वंत्र चलाते थे, छोटी ग्वालटोली थाने में। वो मेरे पास आया, मुझे 2 दिन के लिए हवालात में बंद कर दो। मैंने कैसे कर दूँ, मैं थानेदार भी नहीं। मेरे पास बहुत सोर्स लगाया, बड़े बड़े नेताओं का, सबका। उसको 2 दिन रख लो, तुम्हारा क्या बिगड़ता। मैंने सुसाइड कर लेगा, हम मर जाएंगे। मैं थानेदार से पूछा, बोला सर कभी नहीं कर सकते। उसने हमसे भी वरिष्ठ लोगों को पकड़ा, उन्होंने कहा नहीं भाई, तुम्हें इसको तो 2 दिन जो है रखना पड़ेगा। तो हम हवालात में वैसे भी अंदर से तो ताला होता नहीं है, बाहर से ही होता है। तो मैं खोल के रखूँगा। अब उसकी ये भी थी, प्रॉपर हवालात में बंद हो। तो मैंने भाई एक काम कर सकते हैं, वो अपने बेटे को, कोई को रिश्तेदार को ले आए, वहाँ पे रहे। अब जब इतनी जिद हुई, साफ़ सुथरा था मैं, वो 2 दिन रह गया हवालात में। उसके बाद मेरा इंदौर से ट्रांसफ़र हो गया। मुझे तो कुछ मालूम भी नहीं, भूल भी गए, कोई याद रखने वाली बात भी नहीं थी। थानेदार को बोला, वो भी अपनी इच्छा के विरुद्ध, मेरे इंस्ट्रक्शंस पे, मैं भी अपनी इच्छा के विरुद्ध कोई दूसरे के इंस्ट्रक्शंस पे, उसको बेचारे को 2 दिन के लिए हमने हवालात में बंद रखा। जब मेरा ट्रांसफ़र हुआ तो श्रीफल और शॉल लेके आया। सभी आते हैं, आप अच्छा काम करो या बुरा करो, जाते समय लोग सभी बोलते हैं चल ठीक है जा रहा है, कोई अच्छाई में कुछ बुराई में शॉल पहना देते हैं। लेकिन आगे तो मैं सोचा वो भी वैसे ही होगा। तो बोलता सर पहचाने नहीं आप। मैंने कहा नहीं पहचान लिया मैं तो, कहीं नहीं पहचाना। फिर बोला नहीं सर आप नहीं पहचाने। तो मैंने भैया गलती हो गई, आप बता दो, मुझे गलती मानने नहीं पहचाना था। बोला सर आपने मेरी बहुत मदद की। तो मैंने कहा यार मैं सही में नहीं पहचाना, मैंने क्या मदद की। तो क्या हुआ था, बोले सर आपने मुझे 2 दिन हवालात में बंद रखा था। तो मैंने कहा मैं बंद रखा, तुम कह रहे हो मदद की। तो बोले हाँ सर, वो मेरा कारागार योग कट गया था और मैं बच गया। मैं क्या हुआ, बोले सर उसके तीसरे चौथे दिन घर में कोई ने सुसाइड कर दिया, और लेकिन पूरा परिवार, मतलब जो दूसरे साइड वाले थे, उन लोगों ने सबने मेरी मदद कर दी, मेरे ऊपर विश्वास किया, इसलिए मैं जेल नहीं गया, नहीं तो मैं चक्की पीस रहा होता। लेकिन ना मैंने उपाय बताया है, ना आज मैं
रिट्रोस्पेक्ट में देखता हूँ और लोगों को सुनता हूँ तो लगता शायद उसको जो भी पंडित जी मिले होंगे बड़े विद्वान पंडित जी रहे होंगे। विद्वानों की हिंदुस्तान में कमी नहीं है, अच्छे लोगों की कमी नहीं है। बहुत विद्वान हैं, बहुत मेहनत पढ़ते हैं। लोग लाख लाख पत्री देख के सिद्धांत बनाते हैं। जैसे अगर मेरा नाम संजना है, किसी दूसरी लड़की का नाम भी संजना है और हमारी राशि भी एक है, हाँ। लेकिन हम दोनों का एकदम अपोजिट जो बात करने का तरीका है, जैसे अगर मुझे गुस्सा आ रहा है तो वो शांत है, दोनों का अलग अलग वो क्यों होता है? पहली चीज़, राशि वाशि कोई चीज़ होती नहीं है। नक्षत्र देखो और नक्षत्र से सब लॉट देखो, और जो नाम होता है वो एक्चुअली नाम के लिए जिस नक्षत्र में चंद्रमा होता है उसके नामाक्षर होते हैं हर नक्षत्र के, उससे नाम रखा जाता है। अब लेकिन किसी का आया, मान लो मेरा ही नाम आया जलेबी कुमार, तो मैं जलेबी नहीं रखूँगा, यार ये मेरा नाम जा से आ रहा है, जा से बहुत सारा सोचा, जी भी नहीं आ रहा, जा आ रहा है, तो आप कुछ भी कर लो। जैसे बहुत सारे आपने देखे होंगे कि कुछ अजीब से बुद्धिहीन तो हम नहीं अपना नाम रखेंगे, हम तो गुणवान रखेंगे। तो बहुत सारे पेरेंट्स जन्म नक्षत्र के नाम से ना रख के वो करते हैं। नाम से पहले एक कैरेक्टर, दा से आया तो दानव सिंह थोड़े रख देंगे, तो कुछ भी, इसलिए वो जन्म के नक्षत्र का जो नामाक्षर होता है उससे नाम रखते हैं। उससे हाँ बहुत सारे कैरेक्टर्स पकड़ में आ जाते हैं व्यक्ति के। किसी के चार्ट में कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जो मेन स्ट्रॉन्ग ग्रह बोले जाते हैं, जैसे सूर्य है, बुध हो गया या गुरु हो गया, वो स्ट्रॉन्ग नहीं होते, लेकिन फिर भी जो इंसान है वो सक्सेसफुल होता है अपनी लाइफ में। वो कैसे होता है? देखो ऐसा है, राहु भी स्ट्रॉन्ग बनाता है। बाकी एक अगर गुरु आपका अकेला लग्न में बैठा है तो कहते हैं 1000 दोष से आपको मुक्ति दे देता है। तो डिपेंड करता है कि कौन सा है। राहु किसी का, अगर मान लो एक चीज़ होता है किस्मत का ग्रह, ये लाल किताब में होता है, बाकी में नहीं। आपके केंद्र में या त्रिकोण में कोई ग्रह स्वराशि या उच्च राशि या बैठा हो, वो अकेले ग्रह की आराधना करो, उसके काम करो, आप ज़िंदगी में सफल हो जाओगे, बाकी ज़रूरत नहीं है। किस्मत का ग्रह। सर आप इसको साइंस बोलते हैं और आपने पुलिसिंग भी की है, तो क्या कभी आप ऐसा देखते हैं कि ये जो अपराधी होते हैं उनकी कुंडलियां निकाल करके थानों में अगर देखा जाए और हम लोग अपराध का डिटेक्शन कर सके और पहले से ही रोक सके? देखो मैं क्या हूँ, मैं तो हूँ छात्र, सीख रहा हूँ। कुंडली सबकी होती है, उनकी कुंडली होती है विलेज क्राइम नोटबुक में, गुंडा रजिस्टर में, अपराध रजिस्टर में उनकी कुंडली होती है। ये पकड़े जाते हैं उसी कुंडली को देख के, तो कार्मिक कुंडली हम कह सकते हैं। उनका जो शनि का लेखा जोखा है वो उन बुक्स में होता है जिसमें वो पकड़े जाते हैं। नहीं, मैं कह रहा हूँ क्राइम डिटेक्शन में फ्यूचर में कभी आप सोच रहे हैं, देख रहे हैं कि ऐसा कभी कुछ हो सकता है कि लोग जाते, मैं आपको उदाहरण दूं, इंदौर में एक अपने तांत्रिक थे, अब तो नहीं रहे, तो एक दाऊद ने किडनैपिंग की थी, आपको याद हो, दाऊद ग्रुप ने एक नागौरी बच्चे, सीमेंट फैक्ट्री का मालिक था, उसके बेटे की 4 करोड़ रुपए मांग रहे थे। वो किडनैपिंग इसलिए हुई थी कि जो जावेद मियादाद के बेटे से दाऊद की लड़की की शादी हुई थी, उस शादी में इंदौर का एक टेलर था, वो ब्राइडल गाउन लेके गया था, उसका लहंगा, तो उसने रिसेप्शन में वो लहंगा पहना दाऊद की लड़की ने। तो जब वो चलने लगा तो उसको बख्शीश चाहिए, बड़े आदमी जैसे ही थोड़े हम आपके यहाँ आए तो बख्शीश चाहिए। तो उसने कहा तुम्हें क्या बख्शीश दें, कोई बड़ा काम करा दो, 1 करोड़ रुपए तुम्हें दे देंगे, 2 हम रख लेंगे, एक जिहाद के लिए कश्मीर भेज देंगे। तो इंदौर वापस आता है, एक बिजनेसमैन के लड़के को किडनैप कराता है। लंबी स्टोरी है, वहाँ से जैसे जैसे हमने पकड़ा। इस बीच में हमारे ऊपर से, क्योंकि 15-16 दिन लग गए थे, उस परिवार का हमारे ऊपर से विश्वास उठ गया, और हमारे ऊपर जब उनका विश्वास उठ गया तो वो तांत्रिक के पास गए, और तांत्रिक से उन्होंने कहा भाई कुछ उपाय बताओ। तो उसने उपाय बताया कि जिस अलमारी में उसके कपड़े रखे हैं उसके वजन के बराबर का एक पत्थर, सिंगल स्टोन, उस अलमारी के ऊपर रख दो, उसकी जान बच जाएगी। उन्होंने पत्थर रखा, हमने केस डिटेक्ट किया, हमने मेहनत की, हम उसको निकाल के लाए, उन्होंने धन्यवाद तांत्रिक को दिया। और अगर वो किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं? अब देखो एक चीज़ बताऊं, एस्ट्रोलॉजी में कोई गैस वर्क नहीं होता है, और ना कोई धर्म होता, ना कुछ। पत्री बोलती है, जो बोलती है वो आदमी को पढ़ना आना चाहिए। इट इज़ इमोशनलेस।
कोई इमोशंस नहीं है, केवल वो है कि आप अपने कार्मिक अलाइनमेंट से ऐसा एक क्या है आपको, आपको एक थोड़ा सा गाइडेंस दे देता है, भाई देखो आपका समय ख़राब है, आप सड़क पर गाड़ी तेज़ मत चलाइए, तो आप वो तेज़ गाड़ी से बड़े एक्सीडेंट से बच जाएंगे। बस इतना है, ये कोई ऐसा नहीं है कि पूरी सृष्टि वो 12 खाने में अगर आप कर दिए तो वो, फिर मैं वही कहूँगा, तुलसीदास जी को कोट करूँगा कि वो जाके कहते हैं कि तो ब्रह्मा जी जाके कहते हैं पार्वती जी से कि बाबरो रावरो हे भवानी, हे माँ पार्वती तेरा पति पागल है, मैं जो भी लिखता हूँ उसको बदल देता है, जिसको कुछ नहीं मिलना चाहिए उसको सब कुछ दे देता है। अगर ये 12 खाने ही सभी हैं तो शिव और विष्णु किस लिए हैं, एंड प्लस बाकी जिसके जो इष्ट देव हों। सर आपने शो की शुरुआत में बिल्कुल बोला था कि जैन जी इसको शादी के बारे में और कुंडली कैसे शादी देख करने के पहले मिलाएं, एक आपने बोला था कि उनके उसके बारे में ज़रूर बताऊंगा, तो उसके बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए। तो मैंने बताया ना, कुंडली मिलान तो बेकार की चीज़ है। आपके 28 गुण मिल रहे हैं, लात जूता हो रहे हैं, मर्डर हो रहे हैं, डाइवोर्स हो रहा है, एलम नहीं दे तो काहे का गुण मिले थे, या तो गुण फर्जी मिले थे या होते। सिंपल देखो, आपका केतु बीच में नहीं आना चाहिए, बुध शुक्र की नाड़ी लगना चाहिए, बड़ा सिंपल है। एक ही पत्री, हम दूसरी देखें ही क्यों, हमारा योग तो हमारा है ना, हमारे से ही। हाँ, ये होता है कि शादी के बाद किस्मत खुलेगी, वो भी आपकी पत्री बता देगी, आप जहाँ जाओगी उसकी पत्री बताएगी। आपने एक चीज़ देखी, जब लड़की विदाई होकर घर से जाती है तो उससे चावल फिकवाते हैं पीछे, क्यों फिकवाते हैं? इस घर की लक्ष्मी जी का अपना प्रतीक है, इस घर का अन्न को ही लक्ष्मी मानते हैं। वो यहाँ छोड़ के जा रहे, अपने साथ लेके नहीं जा रहे, क्योंकि लक्ष्मी किस्मत है, अगर इस घर से चले जाए तो पिता तो फक्कड़ हो जाएंगे। तो वो देखा जाता है, उपाय भी होता है, कुंडली बताती है कि वो जिस घर में जाएगी वो घर को रोशन करेगी और यहाँ से छोड़ के जाएगी। लोग कहते हैं ना, बिटिया के होने के बाद भाग्य को, मेरा भी खुला, मेरी बिटिया के बाद आई फेल्ट बेटर। तो भाग्योदय कहते हैं, कब होता है किसका, तो भाग्योदय कोई का शादी के बाद होता है, कोई का बिटिया के बाद होता है, क्योंकि देखो शादी का एक योग है, वैसे वेल्थ का हर योग। ये योग तो आपकी पत्री में, शादी रोज तो नहीं होती है ना, वो फलित कब होगी, वो फलित होती है जब गुरु या बाकी प्लेनेट जाके, जैसे आपको शादी निकालना है कोई की, आपने कहा अच्छी चीज़ बताई। एक तो मैंने प्रॉमिस का बता दिया कि शुक्र से मंगल और मंगल से शुक्र 1 2 3 5 7 9 11 में हो घर में, तो आपकी शादी की प्रॉमिस है। या अगर इन दोनों से, इससे नहीं मिल रहा तो फिर गुरु से देख लो, तो डिवाइन ब्लेसिंग से शादी होगी। उससे भी नहीं मिल रहा तो शनि से देख लो, मुश्किल से शादी होगी और थोड़ी डिफ़िकल्ट परिस्थिति रहे, शादी तो हो जाएगी, लेकिन उससे भी नहीं हो रही है तो कभी कभी गुरु जब शुक्र के ऊपर से गुजरते हैं तो ब्लेसिंग्स दे देते हैं, और जब वो हीरो प्लेनेट के उसमें उस समय में शादी की एज हो और अगर उसकी ब्लेसिंग्स मिल जाएं गुरु की तो शादी हो जाती है। आप लोग अपनी सब जिसकी शादीशुदा हैं वो लोग अपनी पत्री में देख लेंगे। मैं आपको अब एक सूत्र बताता हूँ। गुरु जो है जहाँ भी बैठा हो आपकी पत्री में, 12 साल में उसके 12वें घर में पहुँचेगा, पहले से चलेगा। मान लो 1 5 9 के ट्राइन में है तो शादी का साल गुरु से फिक्स होगा, तो वो तो हर दूसरे साल कोई ना कोई ट्राइन में फंसेगा। तो पहले साल फिक्स करते हैं गुरु से घुमा के, शादी की उम्र में, कि लड़का नौकरी वोकरी करने लगा है, शादी की उम्र हो गई है, ये थोड़े 7 साल में गुरु का ट्राइन हो गया, 7 साल में शादी कर दें। तो वो ट्राइन में जब गुरु आएगा तो वो तो हो गई साल, तो साल भर तो शादी नहीं होगी। अब आपको महीना देखना है, तो आप हो मंगल, आप किसको खोज रहे हो, अपनी वीनस को, अपने शुक्र को खोज रहे हो, तो वो तो 1 महीने में 1 घर चलेगा। अब गुरु से तो साल फिक्स हो गया, अब मंगल से आपने जाके महीना फिक्स कर लिया, तो महीने भर शादी नहीं होती है। अब आपको दिन भी चाहिए, तो आपने चंद्रमा से, वो दिन 2.25 दिन रहता है, तो जो शादी का जो पूरा कार्यक्रम चलता है वो 2 दिन के आसपास ही चलता है ना, तो वो हो गया आपको। मुहूर्त निकालते समय एक चीज़ का ध्यान देना चाहिए, मुहूर्त के समय दोनों में से किसी का भी सूर्य अष्टम राशि या अष्टम भाव में नहीं होना चाहिए। सूर्य आपकी आत्मा है, अष्टम भाव और अष्टम राशि आपकी जो होती है वो काय की होती है,
वो होती है स्ट्रेस की। वैसे तो मृत्यु की बोलते हैं, लेकिन मृत्यु से जीवन भी होता है। 8वें घर को बुरा नहीं मानते हैं। 8वां घर लोग कहते हैं मृत्यु का, लेकिन मृत्यु जीवन के बाद ही मृत्यु होती है। लेकिन 8वां घर डीप रिसर्च का भी है, गुप्त धन का भी है, ऑकल्ट का है, ज्ञान का है, बहुत बड़ा मतलब गुप्त ज्ञान का है। तो 8वां घर अच्छा भी बहुत है। जितने रिसर्चर हैं बड़े बड़े, उन सबका 8th हाउस बहुत स्ट्रांग होता है। जिनकी सडन ग्रोथ होती है, सडन एक्सपेंशन होता है 8th हाउस। तो गुरु से पहले वर्ष, मार्स या वीनस से महीना और चंद्रमा से दिन, वो आप फिक्स कर लीजिए। शादी की उम्र, शादी का स्थान और शादी का जो वो काल, स्थान और क्या बोलते हैं, जो ज्योतिष वाले होते हैं 3-4 चीज़ें बोलते हैं कि वो हो, तो उसके काल, परिस्थिति और कुछ स्थान ऐसे कुछ बोलते हैं। देश काल परिस्थिति, तो देश काल परिस्थिति के हिसाब से आप कैलकुलेट कर लीजिए, मिल जाएगा। सर एक पर्सनल क्वेश्चन था मेरा, अभी सभी ने सवाल किए बट पर्सनल क्वेश्चन कर रहा हूँ भाई, कि जैसे मेरा सिंह राशि है और मैंने एक चीज़ ऑब्ज़र्व की अपने थ्रू द लाइफ कि जो भी सिंह राशि का व्यक्ति होता है वो मेरा सबसे क्लोजेस्ट फ्रेंड बनता है। जैसे कि मैं घर पे ही बात करूं तो मेरी जो नानी है वो सिंह राशि थी, मेरी बुआ जो है वो सिंह राशि है। तो फिर मैंने अपनी जो वाइफ जो थी मेरी वो भी सिंह राशि है। तो कभी जीवन में लोगों से मेरा मतलब एकदम इतना ज़्यादा खटपट नहीं हुई और सबसे अच्छे फ्रेंड जो हैं वो मेरे वो यही लोग हैं। मतलब एटलीस्ट मम्मी से ज़्यादा मेरा बुआ से या नानी से ज़्यादा लगाव रहा है भाई। तो ये मतलब सिंह राशि का फैक्टर है, मतलब है क्या, मतलब मुझे ये चीज़ मतलब मैंने ऑब्जर्व की है, मेरे जो फ्रेंड भी वो अच्छे रहे हैं। एक चीज़ कहूँगा आपको जी सूर्य, जी सिंह राशि सूर्य को हो गई, जी चंद्रमा, जी गुरु, मंगल, इसके दोस्त होते हैं। जी चंद्रमा माता हो गई, जी गुरु, आप जरूर अपनी पत्नी को गुरु की तरह मानते होगे, उसकी इतनी सुनते होगे, इसलिए आपका ये अच्छा चल रहा है। और बुध और सूर्य की अच्छी दोस्ती है, इसलिए मित्र मंडल जो आपका सोशल सर्किल है वो बहुत अच्छा है जी। तो वो सिंह राशि के हैं जरूर, लेकिन बुध को रिप्रेजेंट करते हैं। हर रिश्ता एक प्लेनेट का रिप्रेजेंटेशन होता है। बिल्कुल, देखिए शैलेंद्र जी, सभी के सवाल है। दिशा भक्ति के ऑफिस में आप आए हैं तो टीम कई सारे सवाल पूछती है और एक्साइटमेंट भी रहती है, अपने बारे में सभी जानना चाहते हैं। तो एक बार फिर से अगले एपिसोड में मिलेंगे हम लोग और आपसे कई सारे प्रश्न जो बाकी है हमारी टीम के, वो भी आपसे उनके उत्तर जानेंगे। फिलहाल आप बने रहिए दिशा भक्ति के साथ। नमस्कार।